अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और सीरीज़ की 7th नंबर लेक्चर हाफ सिलेबस टेस्ट फर्स्ट सिलेबस जो आपके पास है। आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी एपिसोड्स की, एपिसोड 1 से लेकर आपके पास ये चलेगी एपिसोड 30 तक। ये हमने बात की थी, ठीक है? तो इसमें टोटल आपके पास जो होंगे वो 100 एमसीक्यूज़, मतलब हर एपिसोड पे आपके पास 100 एमसीक्यूज़ होंगे। लेकिन एपिसोड आपके पास जो 1 से लेकर एपिसोड 4 तक या 3-4 तक आई थिंक आपके पास जो है वो हमने 200 एमसीक्यूज़ लेकर चले हैं। जिसमें हर तरह के एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। बट ये ओनली बात हो रही है अभी आपके पास फर्स्ट ईयर की। ठीक है? अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आपने अपना शौक, अपना इंटरेस्ट दिखाया कि सर हमें सेकंड ईयर के लिए भी ये एपिसोड चलाएँ, तो हम वो भी आपके लिए हमारी टीम रेडी करेगी। बट द ओनली थिंग इज़ दैट वी नीड योर सपोर्ट। बहुत से बच्चे आते हैं, लेक्चर को ऐसे देखकर चले जाते हैं। दे डोंट हैव एन आइडिया कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी सपोर्ट रही तो हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अवर फर्स्ट एमसीक्यूज दैट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ। तो आपके पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो किस का मेन सोर्स है? ठीक है, तो ये तो बेसिक है आपके पास, प्रोटीन का नहीं है बल्कि एनर्जी का है। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जैसे सिंपल शुगर बॉडी के लिए सबसे क्विक और जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये आपको पास फ़ौरन एटीपी आपको मिल जाती है। तो मोस्टली आपके पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ, मेन सोर्स नहीं, अब प्राइमरी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं किसके? वो होते हैं आपके पास फोटोसिंथेसिस के। ठीक है? ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लाइट एनर्जी यूज़ करके ग्लूकोज़ बनाता है। इतना तो आपको पता है। अब यही कार्बोहाइड्रेट्स का आपके पास ओरिजिनल सोर्स होता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे आपके पास थर्ड नंबर है दैट मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड और मोनोसैकेराइड आपको मैंने पढ़ाया था कि ये आपके पास बेसिकली स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है? और आपके पास ये छोटे क्रिस्टलाइनिक वाटर सोल्यूबल और मीठे होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मोनोसेक्राइड, अ मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी। तो मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी, ये ऑलरेडी आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। हम इन्हें फर्दर हाइड्रोलिसिस या से तोड़ नहीं पाते, तो हम इसे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, हम इसे हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, हम इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे आपके पास है फोर्थ नंबर, अ शुगर विथ एन एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड डैश। जिस शुगर के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है हम उसे क्या कहते हैं? एल्डोज शुगर। अगर कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पर हो तो एल्डोज जैसे ग्लूकोज, अगर टर्मिनल कार्बन पर हो तो कीटोज जैसे फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? एल्डोज शुगर होगा। तो जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये भी मैंने आपको पढ़ा है, CN ब्रैकेट में H2ON होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपके पास है राइबोस। राइबोस कौन सी शुगर होती है? ये आपके पास पेंटोज होती है। और आपके पास पूछा गया अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस स्टार्च यील्ड। जब हम स्टार्च की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये क्या देता है? अब यहाँ पर बात कर रहा है कंप्लीट की, तो कंप्लीट को अगर आप देखें तो यहाँ पर कीवर्ड है। तो ये जब भी आप स्टार्च अल्फा ग्लूकोज यूनिट के पॉलीमर होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से आपके पास फ्री ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा? आपको फ्री ग्लूकोज मिलेगा। ठीक, चलें आगे। आपके पास है द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। हम इसे क्या कहते हैं? ये हम इसे क्या कहते हैं? ये सिंध के टेक्स्ट बुक पे नहीं है, बाकी जो प्रोविंस के टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मेंशन है। हम इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन शुगर के स्ट्रक्चर को, यानी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को सिंपली 2D फ्लैट फॉर्म में शो करके दिखाता है। ठीक है, आगे आपके पास है 10 नंबर, द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जो 3D रिंग स्ट्रक्चर होता है हम उसे कहते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर। ये आउट ऑफ सिलेबस बात नहीं कर रहा, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, बाकी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर, इनके अंदर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके पास,
इन असिमेट्रिकल यानी कायरल कार्बन इज वन दैट मेक 4 बॉन्ड विद डैश। तो कायरल कार्बन हम उससे कहते हैं जो 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाए डिफरेंट एटम के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, डिफरेंट एटम्स। आगे आपके पास है 12 नंबर, शुगर इज आल्सो कॉल्ड, शुगर को हम, शुगर नहीं है यहाँ पर सुक्रोज है। तो सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम केन या ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं। ये भी आपके टेक्स्ट बुक, आज का जो पेपर है आपके पास पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से दिया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आगे आपके पास है 13 नंबर, दैट कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ, कॉटन जो होती है वो प्योर फॉर्म किसकी होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है स्टार्च, ऑप्शन बी में सेल्यूलोज, ऑप्शन सी में काइटिन, ऑप्शन डी में ग्लाइकोजन। तो मैंने बताया था ये जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोज यानी बीटा ग्लूकोज पॉलीमर से बने हुए होते हैं। तो कॉटन जो होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, सेल्यूलोज की। आगे आपके पास है बच्चे 14 में देखें, इन बायोलॉजी द 1 डाल्टन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ डिश। ये आई थिंक बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो बलूचिस्तान से बच्चे देख रहे हैं पीटीबी उनकी टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर कि 1 डाल्टन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपके पास एक हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास होगा बी ऑप्शन। आगे आपके पास है सेल बायोलॉजी में से, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन कॉल्ड द डिश। जो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो एक छोटे पार्ट तक, छोटे पोर्शन तक महदूद होती है। वो कौन सा पार्ट होता है, वो कौन सा पोर्शन होता है, हम उसे कहते हैं एक्टिव साइट। सिर्फ एक छोटी स्पेसिफिक रीजन जहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होकर रिएक्शन आगे चला सके, हम उसे कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, द सोडियम पोटाशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ डिश। जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है ये बेसिकली आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है। ठीक है, एटीपी यूज करके आयंस की कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अगेंस्ट मूव करके यहाँ पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करता है ये सोडियम पोटाशियम पंप, ये बेसिकली 3 सोडियम आयन को आउटसाइड मूव करवाता है और 2 पोटाशियम आयन को इनसाइड मूव करता है। 3 सोडियम आयन को आउटसाइड मूव करता है और 2 पोटाशियम आयन को इनसाइड मूव करता है अंदर की तरफ। मसल आपके पास जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। आगे आपके पास है 17 में देखें, द एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिश। तो यहाँ पर देखें आपके पास बेसिकली क्या होता है कि वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर अपनी कंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो ये आपके पास क्या होता है, वेसिकल में सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बच्चे क्या होगा, बी होगा, टेकिंग आउट सब्सटेंस इन वेसिकल्स। वेसिकल में सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपके पास सब्सटेंस है। अब क्या करेगा, अब आपके पास वेसिकल आएगा, आपके पास वेसिकल है, ये आएगा इसकी तरफ और इसके अराउंड ये इसको लेगा और इसको बाहर की तरफ रिलीज कर देगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल इज व्हाट। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ह्यूमन सेल के अंदर वो होते हैं 46। 23 आपके पास ऑटोसोम होते हैं और एक आपके पास सेक्स होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा। अगर पेयर की बात करता है देन वी चूज 23। क्रोमोसोम्स आर द बेस्ट स्टडीड ड्यूरिंग व्हिच फेज। कौन सा फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम को ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, वो होता है आपके पास बच्चे मेटाफेज। इस फेज में क्रोमोसोम मैक्सिममली कंटेन्स्ड होते हैं और सेल के सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा होता है, मेटाफेज होता है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। राइबोसोम आपके पास नॉन मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम के पास होती है मेम्ब्रेन, वैक्यूल के पास भी होती है, ईआर के पास भी होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, आपके पास राइबोसोम होगा। ठीक है, राइबोसोम से अराउंड कोई मेंबर नहीं होती, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता कर रखी है। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विथ लिपिड, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ बाइंड करता है तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड बनता है। राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ग्लाइकोलिपिड। 22 में कह रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स दे हैव अ स्ट्रक्चरल रोल इन व्हाट। तो ये बहुत ही सिंपल है आपके पास, ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड के नहीं, ये बेटे यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर कह रहा है आपके पास
कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चरल रोल कहाँ पर होता है। क्या साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइबोसोम में होता है, या किसी मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में होता है। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर, कि वहां पर आपके पास कुछ चेन सटेज होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन्स के ऊपर, कुछ कार्बोहाइड्रेट की लिपिड के साथ चेन प्रेजेंट होती है। तो उनका काम क्या होता है, सेल टू सेल रिकग्निशन में काम होता है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड हैं, ये बेसिकली सेल सरफेस मार्कर्स हम इन्हें कहते हैं, इनकी तरह काम करते हैं, और सेल रिकग्निशन और सेल टू सेल बातचीत यानी इंटरेक्शन में भी इनका रोल होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन बेटे होगा बी ऑप्शन। आपके पास है 23, इन नेचर मोनोसेक्राइड विथ हाउ मेनी कार्बन आर कॉमनली फाउंड। आपके पास एक मोनोसेक्राइड है नेचर में, तो उनमें कॉमनली हम बात करें तो कितने कार्बन एटम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको बताया भी है। फ्रॉम ट्रायोज टू हेप्टोज, फ्रॉम ट्रायोज टू हेप्टोज यानी 7 कार्बन कितने आते हैं, 3 to 7 जनरली आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बी ऑप्शन होगा। आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, आउट ऑफ नहीं दिया आपको। 24 में कह रहा है, इन मोनोसेक्राइड ऑल कार्बन एटम एक्सेप्ट वन हैव अ टेस्ट। तो मोनोसेक्राइड में सारे कार्बन के पास ये सारी चीजें होती है सिवाय एक के, मतलब वो चीज आपको बतानी है जो इनके पास नहीं होती। ठीक है, अब देखें क्या क्या नहीं होता। एक कार्बन एक आपके पास में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, बाकी सब पर OH ग्रुप होते हैं, बट बाकी सब पर आपके पास OH ग्रुप की बात करें तो आपके पास नहीं बच्चे। चलो मैं बता रहा हूँ, सिंपल रिलैक्स रहें। देखिए, मोनोसेक्राइड में एक कार्बन के अलावा बाकी सब पर क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन एक्सेप्शन आती है ना, एक्सेप्ट जैसे वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं, मुझे पता है। ये आपसे पूछ रहा है कि मोनोसेक्राइड में सिवाय एक कार्बन के बाकी सब पर OH ग्रुप आता है। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा था। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं OH ग्रुप। ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो सिवाय एक के बाकी सब पर क्या आता है आपके पास, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए आरएनए और डीएनए में, तो आरएनए में आपके पास होता है राइबोज शुगर, और डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। और डीऑक्सीराइबोज शुगर में मैं एक चीज आपको नोट करवा दूं कि 2 प्राइम OH नहीं होता इसमें। ठीक है, OH इसमें नहीं होता, बाकी राइबोज में होता है। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इसमें 2 पर OH ग्रुप जो होता है वो नहीं होता, बट राइबोज में होता है। दैट्स व्हाई हम उसे राइबोज कहते हैं। और डीएनए की शुगर को हम डीऑक्सी राइबोज इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी 2 सेकंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होता। 26 में आप देखें, राइबुलोज किस में इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के तौर पर होता है, राइबुलोज किस में इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है वो आपसे पूछा गया है। आपको मैंने पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, याद है। तो RUBP जो आपके पास होता है वो क्या होता है, RUBP, दैट इज बेसिकली द राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। अब राइबुलोज बिसफॉस्फेट है आपके पास, और ये आपने पढ़ा होगा कि ये आपके पास केल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो राइबुलोज जो होता है आपके पास वो इंटरमीडिएट के तौर पर किस में काम करता है, किस प्रोसेस के अंदर काम करता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं लेक्चर्स के अंदर, जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड भी किए थे वहीं पर भी मैंने आपको वो चीजें मेंशन की थी। जिन बच्चों ने सही किया उनको आइडिया होगा। आगे 27 देखें, ग्लूकोज इज द इनिशियल सबस्ट्रेट फॉर द डिश। ग्लूकोज किसके लिए इनिशियल सबस्ट्रेट है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ही स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है, जो फिर आपके पास
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक वो आपके पास जाता है। बट ग्लाइकोलिसिस में हम सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज करते हैं, जो कि फिर ब्रेक होता है, फिर आगे जाकर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं चेन की फॉर्म में। तो ग्लूकोज जो इनिशियल सबस्ट्रेट होता है वो आपके पास किस में होता है, आपके पास वो आपके पास होता है रेस्पिरेशन के अंदर, यानी ग्लाइकोलिसिस के अंदर रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पर काम आता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। 28 में आपके पास है कि गैलेक्टोज इज द कंपोनेंट ऑफ टेस्ट। ये मैंने आपको एक टेबल बनाकर बताया था कि गैलेक्टोज किस चीज़ का कंपोनेंट होता है। तो आपको मैंने पढ़ाया था लैक्टोज। तो लैक्टोज के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आपके पास आता है ग्लूकोज और दूसरा आपके पास आता है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज किस चीज़ का कंपोनेंट है, वो आपके पास है लैक्टोज का। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं है तो दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज का दूसरा नाम क्या है। लैक्टोज का दूसरा नाम है मिल्क शुगर। क्या कहते हैं हम इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा राइट ऑप्शन, मिल्क शुगर होगा। आगे चले, आगे आपके पास है कि राइबोज इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल एक्सेस। राइबोज हर एक में मौजूद होता है सिवाय एक के। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें राइबोज नहीं होता। एग्जैक्टली डीएनए में, डीएनए में आपके पास राइबोज नहीं होता। फिर क्या होता है वहां पर, आपके पास होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज होता है। सर डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो 2 प्राइम पर OH नहीं होता, वहां पर मिसिंग होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से डीऑक्सीराइबोज। 30 में देखें, राइबोलोज इज द कंपोनेंट ऑफ आरयूबीपी। व्हाट इज द राइबोलोज, बेसिकली कंपोनेंट होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आरयूबीपी का फंक्शन क्या है। आरयूबीपी हमने अभी भी ऊपर देखा था कि जो ये आरयूबीपी है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये केल्विन साइकिल में क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो CO2 एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है फोटोसिंथेसिस में। आगे चले 31, इन द रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन द ऑक्सीजन एटम रिएक्ट विद द डिश। अगर आपने रिंग स्ट्रक्चर मैंने जो पढ़ाया था आपको, तो वहां पर मैंने बताया था जो ऑक्सीजन है वो किस एटम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, वो बेसिकली हम उसे कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन, जिसे ग्लूकोज में आपके पास कार्बन नंबर 5 है, के पास ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 5 है हम उसे कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो उसका OH ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 का कार्बोनल ग्रुप से रिएक्शन करता है और एक साइक्लिक बनाता है, जो साइकिल को हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, हम जस्ट अभी एमसीक्यूज ले रहे हैं आपसे और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, पेनल्टीमेट कार्बन होगा। और ये पॉइंट अगर आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगर आप फेडरल से हैं तो आपको आइडिया होगा ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। नेक्स्ट आप देखें, इन द रिंग स्ट्रक्चर इफ द OH on C1 is upward it is called Lish। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर है तो बीटा होगा, नीचे है तो अल्फा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट OH की कहानी है, अगर ऊपर है तो बीटा होगा, अगर नीचे है तो आपके पास क्या होगा बच्चे, अल्फा होगा। यहाँ पर ऊपर की बात कर रहा है, यहाँ पर अपवर्ड की बात कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास, बीटा होगा। आगे आपके पास है स्टीरियोआइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफर इन द डिश। सर स्टीरियोआइसोमेरिज्म तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, आपने यहाँ पर क्यों दिया है? तो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपने देखा हो कुछ प्रोविंस की टेक्स्ट बुक, तो बायोलॉजी के अंदर आपके पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म जैसे टॉपिक का जिक्र किया गया है। और अगर आप, आई थिंक सिंथ की जो न्यू टेक्स्ट बुक है वहां पर भी कहीं पर किया गया है, जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ाई थी बुक स्टूडेंट्स को, तो वहां पर भी कहीं पर किया गया है, बट वहां पर नहीं है, तो बाकी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक में है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। स्टीरियोआइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट वो डिफर करता है 3D स्पेस में एटम की अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस किस चीज का आता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बी। फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन जो होता है वो डिफरेंट होती है एटम्स की।
34 में है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टीरियोआइसोमेरिज्म, वो आपके पास क्या है 2n है, वेयर n क्या है यहाँ पर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। हाँ जी, n क्या है, एग्जैक्टली पता है मैंने क्या कहा था आपको उस टाइम, मैंने ये कहा था कि जो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन क्या है, वो कार्बन जो 4 डिफरेंट बॉन्ड बनाए डिफरेंट एटम के साथ, ठीक है। तो कायरल कार्बन 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है, इसलिए टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 2 पावर n बनेंगे। अब यहाँ पर जो n है वो शो कर रहा है असिमेट्रिकल कार्बन की अमाउंट को, कि असिमेट्रिकल कार्बन कितने हैं। यहाँ पर n क्या शो कर रहा था आपके पास, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। जो सिलेबस मैंने इस प्लेटफॉर्म की जो एग्जाम कंडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मैंने जो उस ब्रांच को दिया था, वो ही आपके पास देंगे, आउट ऑफ सिलेबस देंगे तो ज़रूर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं देंगे। बाकी जो आज का पेपर है, मैंने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट किया था कि आउट ऑफ नहीं होना चाहिए, सारे जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उन्हीं स्लाइड्स में से, उन्हीं लेक्चर नोट्स में से, उन्हीं लेक्चर्स को देखते हुए वो बनाए, और आपकी टेक्स्ट बुक को भी देखकर बनाए, तो आपकी टेक्स्ट बुक की पॉइंट भी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं सीरियस, जिन्होंने सॉल्व किया होगा, उनको आइडिया होगा कि सर वाकई इसमें आपके पास टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स मौजूद हैं। 35 पर चलते हैं, अपॉन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज यील्ड। तो सुक्रोज जो आपके पास है डाइसैकेराइड होता है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपके पास दो चीज़ें देता है, जीएफ देता है, जी होता है आपके पास ग्लूकोज और एफ होता है फ्रक्टोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है अल्फा बीटा की, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, मैंने स्ट्रक्चर बनाकर आपको बताया था। जो ये आपका जो ग्लूकोज होता है, इसमें जो ओएच होता है वो क्या होता है, वो आपके पास ऊपर होता है नीचे होता है, एग्जैक्टली नीचे होता है। तो नीचे होता है तो क्या होगा अल्फा कार्बन, और ये आपके पास होगा फ्रक्टोज के अंदर क्या था, ऊपर था, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा बीटा फ्रक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तब जाकर एक डाइसैकेराइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं सुक्रोज कहते हैं। या जब भी आप सुक्रोज को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको ये दो मिलेंगे, अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा फ्रक्टोज। 36 में आपके पास द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज। अब ये जो सुक्रोज है इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो इसमें आपके पास क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हाँ जी एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ग्लूकोज का कार्बन 1 और इस फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपके पास जो बॉन्ड बनता है हम इसे कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहते हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, सी होगा अल्फा 1,2। नेक्स्ट आपके पास है अपॉन हाइड्रोलिसिस, सॉरी हाँ सही है सही। 37 में देखें अपॉन हाइड्रोलिसिस माल्टोज यील्ड। अब माल्टोज भी आपके पास एक डाइसैकेराइड है, और माल्टोज आपके पास बेसिकली जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपके पास, जब भी आपके पास दो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं तब जाकर आपके पास क्या बनता है माल्टोज बनता है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, माल्टोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, माल्टोज को हम ब्रेक करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, दो अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चे आपके पास, बी होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज स्टेज, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है माल्टोज में वो क्या होता है, वो बेसिकली हमने देखा अभी अल्फा 1,4 होता है, ठीक है। ये सारे लिंकेज मैंने शायद उन्होंने इसलिए दिए हैं ताकि इन्हीं से पेपर आते रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम देखें तो आईबीए ने आई थिंक सुक्रोज से रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर में एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये भी इन्होंने ऐड किया है, दैट्स वेल एंड गुड। आगे चले, आगे आपके पास 39 में है अपॉन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज यील्ड। अब लैक्टोज का मैंने आपको बताया है ये कैसे बनता है, जब भी आपके पास ग्लूकोज और लैक्टोज आपस में मिलते हैं तब जाकर आपके पास क्या मिलता है, लैक्टोज मिलता है। अब मैंने क्या कहा, ग्लूकोज और लैक्टोज, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट चीज़ें भी आ सकती हैं,
बीटा ग्लूकोज अल्फा गैलेक्टोज भी आ सकता है, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज भी आ सकता है, हमें कैसे पता चले? तो वो सारी टेबल मैंने बनाकर आपको दी थी लेक्चर के टाइम, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद होगा। तो आपके पास क्या था? बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज था। तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्टली बन रहा है। आगे आपके पास है लैक्टोज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या था, वो भी मैंने आपको बताया था। इसमें आपके पास एक गैलेक्टोज का कार्बन 1 होता है, गैलेक्टोज का कार्बन 1 होता है, और इसका जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 होता है, ये आपस में लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो इसके बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बीटा 1,4 बॉन्ड कहते हैं, यानी सी ऑप्शन। इन्हीं में से एमसीक्यूज आएगा, रेडी रहें 2026 के लिए, 7 के लिए, 28 के लिए, बाकी सारी जो हैं वो इनके लिए रेडी रहें। इनको कंफ्यूज नहीं करना। जब भी आपके पास ये एमडीकेट मेन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट टेस्ट कंडक्ट करता है आपके पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वही चीज़ें आपके पास कोशिश की जाती है, वही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएं, जिसका मेजोरिटी प्रोपोर्शन होता है, मेजोरिटी चांसेस होते हैं आने के। तो कोशिश कीजिए इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो मैं हमने आपको ये प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहे हैं। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आ रही याद कर लो, कुछ भी कर लो, बट आनी चाहिए आप सबको। 41 में कह रहा है कि विच डाइसैकेराइड हैज एन अल्फा 1,2 लिंकेज। किसके पास अल्फा 1,2 लिंकेज होता है? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। हाँ जी, एग्जैक्टली किसके पास होता है? सुक्रोज के पास होता है। सक्रोज, सुक्रोज, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। 42 में है अपॉन हाइड्रोलिसिस ग्लाइकोजन यील्ड। आप सबको पता है ग्लाइकोजन को जब भी हम तोड़ते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, बट ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को देखकर हम कंफ्यूज कर लेते हैं, सर कौन सा ग्लूकोज मिलता है? तो देखें, ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह अल्फा लिंक्ड ग्लूकोज पॉलीमर से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज मोनोमर। ये बहुत सारे जब मिलते हैं तब जाकर आपके पास बनता है ग्लाइकोजन पॉलीमर। आगे आपके पास है अपॉन हाइड्रोलिसिस सेल्यूलोज यील्ड। अगर सेल्यूलोज को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें बेसिकली मिलता है बीटा ग्लूकोज, में होता है बीटा लिंकेज, तो यहाँ पर होगा बीटा ग्लूकोज। आगे देखिए 44, अमाइलोज एक स्टार्च कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ब्रांच होता है, इनसोल्यूबल होता है, अनब्रांच होता है, सोल्यूबल होता है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जो अमाइलोज होता है एक स्टार्च का कंपोनेंट होता है, और ये बेसिकली लीनियर कंपोनेंट होता है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन जो था वो ब्रांच था, ये लीनियर होता है। और ये जो अमाइलोज होता है आपके पास, ये अनब्रांच होता है और सोल्यूबल होता है सिर्फ एक ही वाटर के अंदर, और वो वाटर कौन सा है? हॉट वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। आगे आपके पास है 45, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होता है, तो इसमें लिंकेज भी आपको पता होनी चाहिए। एक होता है अल्फा 1,4 लिंकेज, मेन चेन में बनता है ये, और दूसरा 1,6 लिंकेज होता है जो ब्रांचिंग पॉइंट पर बनता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बेटे? वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है 46, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेल्यूलोज विल बी व्हाट। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सेल्यूलोज में, वो क्या होता है? वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास? नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा। सेल्यूलोज की बात की है तो बीटा होगा, बीटा होगा तो बीटा में भी आपके पास क्या होगा? 1,4 होगा, ठीक है। ये सेल्यूलोज जो है ना, वो आपके पास रिजिड और स्प्लिट चेन में बनता है, जो स्ट्रॉन्ग फाइबर बन सकते हैं आपके पास प्लांट सेल वॉल में। तो इसमें बेसिकली आपके पास जो लिंकेज होता है वो बीटा 1,4 होता है। ये सारा आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक से ही पॉइंट्स दी गई हैं इन्होंने। विच पॉलीसेकेराइड गिव अ ब्लू कलर विथ आयोडीन। ये तो बहुत ईजी है, दैट इज स्टार्च, ठीक है। कुछ पॉलीसेकेराइड गिव अ रेड कलर। रेड कलर कौन दिया था आपके पास? ग्लाइकोजन की ज्यादा ब्रांचिंग की वजह से आयोडीन टेस्ट में वो आपके पास रेडिश कलर देता है। तो ये आपके पास कौन था? ग्लाइकोजन था। आगे आप देखिए 49, द फाइब्रस प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंजेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो उनके जो चेन्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज होती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन, फिब्रिल्स, लीनियर फिब्रिल्स कहते हैं हम इसे। तो ये बेसिकली लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं हमें। तो 45 होगा यहाँ पर। 50 में कह रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन बच्चे आपके पास होती हैं, ये बेसिकली सोल्यूबल होती हैं और क्रिस्टलाइन होती हैं। सो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर होगा बी। ठीक है, देखें कंपैक्ट होती हैं प्रोटीन,
फोल्डेड शेप की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, इनमें से कौन सा एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन का? देखिए हेयर्स, नेल्स और स्किन, इन सब में होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन यानी जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करे, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है फाइब्रस प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन इसमें कौन सी है आपके पास, मैंने बताए थे एग्जांपल्स, वो है केराटिन, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का कौन सी एग्जांपल है एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पर होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है और ये स्फेरिकल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैसेंजर आरएनए कितना कंटेन करता है टोटल आरएनए का, तो ये आपके पास कंटेन करता है 3 to 4%। आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट है, लाइन है वहां पर, वहां से दिया गया है मैसेंजर आरएनए कंसिडर करता है टोटल 3 to 4%। ट्रांसफर आरएनए कितना कंसिडर करता है, ये करता है आपके पास बच्चे 10 to 20%। कितना कंटेन करता है आपके पास, 10 to 20% कंटेन करता है। और जो राइबोसोमल आरएनए टोटल आरएनए का कितना कंटेन करता है, 80% करता है। सबसे ज्यादा अबंडेंट जो आरएनए होता है वो आपके पास ये राइबोसोमल आरएनए ही होता है जो 80% कंटेन करता है। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए इज अ प्रोसेस कॉल्ड, आरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है। हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। बच्चे यहाँ पर होता है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का, यानी आरएनए से डीएनए बनाना, हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। के बाद आपसे पूछा गया है फॉर प्रोटीन ऑफ 1000 अमाइनो एसिड मैसेंजर आरएनए विल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है और मैं यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सॉरी फॉर दैट, कितने होते हैं आपके पास, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक अमाइनो एसिड के पास। एक अमाइनो एसिड के पास, एक अमाइनो एसिड के पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। आपको कितने दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 1000 अमाइनो एसिड। तो 1000 अमाइनो एसिड के पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, कितना आएगा आपके पास, 3000। आई होप नेक्स्ट टाइम आपको बहुत ही इजी लगेगा ये। तो आपके पास यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 3000। नेक्स्ट आपके पास है 58 में, देखें एन एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विल बी। हाँ जी, सबसे पहले देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है। ये ग्रुप बेसिकली टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, साइटोक्रोम में होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का यहाँ पर क्या होता है, राइट ऑप्शन क्या होगा, ये आपके पास होगा आयरन पोरफायरिन रिंग, यानी हीम पोर्शन जो होता है आपके पास वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ताकि यहाँ पर जो आप आइंस देख रहे हैं ना, ये आपके पास कोफैक्टर्स में आते हैं। आगे आपके पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप इज परमानेंटली अटैच्ड एंड व्हाट, ठीक है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली अटैच होता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है ऑप्शन ए डिटेच आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन खत्म होने के बाद फिर अलग हो जाता है। ऑप्शन बी अलग नहीं होता। ऑप्शन सी सबस्ट्रेट के तौर पर एक करता है, इनहिबिट करता है एंजाइम को। हाँ जी, तो ये पॉइंट मैंने बताई हुई है आपको लेक्चर एंजाइम्स के टॉपिक के अंदर, जब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो परमानेंटली अटैच होता है, लेकिन ये डिटेच नहीं होता रिएक्शन के बाद, ये अटैच ही रहता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए। तो जब हमेशा के लिए अटैच है तो रिएक्शन के बाद ये डिटेच नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 60 में आपके पास कह रहा है द डिटेचेबल मेटल आयन मैग्नीशियम जिंक आयन, ये आपके पास क्या है, आपके पास डिटेचेबल मेटल आयन्स हैं। हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको बच्चे एक्टिवेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये लूजली बाइंड होते हैं आपके पास और रिएक्शन के बाद सेपरेट हो सकते हैं, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता। पानी पी लो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 61 द ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो कि नॉन एक्टिव पार्ट कहलाता है, हम उसे क्या कहते हैं,
यहाँ पर वर्ड यूज किया है ओनली प्रोटीन पार्ट। तो ओनली प्रोटीन पार्ट जो होता है हम उसे कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं बच्चे? गया यहाँ पर आपके पास है एपो एंजाइम। ठीक है, ये आपके पास इनएक्टिव पार्ट होता है एपो एंजाइम। इसमें कोफैक्टर और आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं एपो एंजाइम। और एक्टिव एंजाइम में क्या होता है? एपो एंजाइम जब भी मिलता है नॉन प्रोटीन पार्ट से। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन कौन से? जैसे हमारे पास कोफैक्टर है, एक्टिवेटर है, या आपके पास कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब भी एपो एंजाइम इनसे मिलेगा तो आपके पास क्या बनता है? आपके पास बनता है होलो एंजाइम। कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम कहते हैं हम इसे, होलो एंजाइम। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखने की नीड नहीं है, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको। लास्ट 2 मंथ्स जब आप इनरोल हो रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, लास्ट 2 मंथ्स हम ओनली एंड ओनली क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वही हम करते आए हैं। ऑलमोस्ट हम 1.5 मंथ आई थिंक हो चुका है, बाकी 1-2 वीक्स रहते हैं एमटी गेट में। तो जितने भी टाइम बचा है हम उसमें क्या करेंगे? हम उसमें प्रैक्टिस ही करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे इन सारी टेस्ट में टॉप भी कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड स्टार्ट। बट ऐसे ही आप कंटिन्यू रखें अपनी रिवीजन को तो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एमटी गेट में। 63, 64, 65, 66 और 67 मैं चाहता हूँ ये सब आप मुझे बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन। आपको लगा था मैंने पीएच जो लिखवाई थी इतनी सारी एंजाइम के टॉपिक में से, मैंने ऐसे नहीं लिखवाई थी। मेरा मकसद जो था वो ये था कि उस जो इम्पोर्टेंट आपके पास प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं उनकी पीच पूछी जाती है आपके एग्जाम में, और आप उस चीज़ को याद नहीं रखते। ये चीज़ें याद करने वाली हैं। जहाँ पर याद की जाए वहाँ पर याद करना होगा आपको, जहाँ पर समझना चाहिए वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आप आएंगे एमबीबीएस में फिर आपको वहीं पर भी आइडिया होगा, और जहाँ पर आप आएंगे तो मैं भी आपको गाइड करूँगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही फील्ड है। चलो देखें 63 के अंदर क्या होगा आपके पास राइट ऑप्शन। हाँ जी, इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कोफैक्टर एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। इसके दरमियान में ये आपके पास होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में ये बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है बच्चे, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है कोफैक्टर। 64 में कह रहा है द पॉइंट वेयर ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड, वो पॉइंट जहां पर सारी एक्टिव साइट एंजाइम की ऑक्यूपाई कर लें सबस्ट्रेट, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट। याद है ग्राफ बनाया था इस तरीके से कि आपके पास ग्राफ था, एक लिमिट तक वो बढ़ रहा था, फिर आपके पास ये सीधा हो चुका था। ये जो पॉइंट आई थी ना, ये पॉइंट क्या थी? ये पॉइंट लाइक हम देते हैं एक्स, ये पॉइंट जो थी आपके पास क्या थी? इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। का मतलब आप अब जितने भी सबस्ट्रेट जो है वो बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंजाइम के स्पीड पर। क्यों? क्योंकि सारी एक्टिव साइट जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। 65 में कह रहा है द ऑप्टिमम पीएच होती है पेप्सिन की, वो क्या होती है? जो ऑप्टिमम पीएच होती है बेटे पेप्सिन की। अब ये सारी बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप सबको पता है कि स्टमक का हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पेप्सिन के लिए आइडियल होता है। तो उसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है। वो कितनी होती है? वो होती है आपके पास 2। ठीक है, आई होप जितने भी प्रोविंस हैं उन सब में यही वैल्यू हो, अगर नहीं है तो काइंडली अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक की ही वैल्यू को फॉलो करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 66 में कह रहा है द ऑप्टिमम पीच फॉर सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज थोड़ा सा बेसिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो माउथ का न्यूट्रल जो होता है आपके पास एनवायरनमेंट इस इंसान के लिए बेस्ट होता है। और हमने देखा है कि सलाइवरी एमाइलेज की जो पीच होती है वो 6.8 के करीब होती है, या 6.8 हम कंसिडर करते हैं। ऑप्टिमम पीएच जो होती है बेटे पेनक्रियाटिक लाइपेज की, वो हम पढ़ते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का स्लाइटली अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, बेसिक एनवायरनमेंट होता है बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन की वजह से।
तो हम इसकी जो पीएच कंसिडर करते हैं 7.6 के अराउंड करते हैं। और जो आर्जिनेज होता है आपके पास, की जो पीएच हम कंसिडर करते हैं, देखिए आर्जिनेज जो आपके पास होता है ये यूरिया साइकिल का एंजाइम होता है जो हाईली अल्कलाइन बेसिक कंडीशन में बेस्ट काम करता है। जो बेसिक कंडीशन में काम करता है दैट मीन 7 से ऊपर होगा, और इसको हम कंसिडर करते हैं 9.7। आगे आपके पास है एंटीरोकाइनेज फंक्शन 2। एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजीन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। तो ये बेसिकली एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजीन को एक्टिव फॉर्म में के अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर। 70 में कह रहा है द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हैव द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद डिश। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है वो होती है सबस्ट्रेट से, ठीक है, ताकि दोनों कॉम्पीट कर सकें और जो जीतेगा वही एक्टिव साइट पर जाएगा। 71 में कह रहा है द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कंटेन अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द ग्लूकोज। ये एग्जैक्ट पॉइंट इन्होंने मेरे लेक्चर से दी है, दैट्स गुड। एंड आल्सो फेडरल के अंदर भी ये पॉइंट लिखी हुई होगी, आपने अगर पढ़े हो तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 0.008, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने मिसिंग कर दी है, चले देखते हैं। उसके बाद आपके पास 72 है, उसमें कहा गया कि रेमनोज हैज द फार्मूला C6H12O5, व्हाट इज ट्रू। रेमनोज के पास ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, C6H12O5। अब कौन सी पॉइंट इनमें से करेक्ट है, क्या रेमनोज लिपिड है, नहीं है लिपिड, है क्या ये प्रोटीन है, नहीं है। इट मैचेस द फार्मूला एंड इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला से मैच कर रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए में कह रहा है डजंट मैच द कार्बोहाइड्रेट फार्मूला बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। हाँ जी, तो ये चीज़ आप याद रखें कि रेमनोज जो आपके पास है वो क्या है, ठीक है। ये बेसिकली मैच तो कर रहा है फार्मूला से, बट ये कार्बो, सॉरी, हाँ सही। वेट करें, देखिए यहाँ पर आपके पास रेमनोज के बारे में कहा गया है और यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो रेमनोज होता है, ठीक है, ये बेसिकली एक डीऑक्सी शुगर होती है। उनके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको, नहीं पढ़ा होगा आपने, बट ये एक प्रोविंस की टेक्स्ट बुक में है तो हमें चीज़ें कवर कर दी होगी। रेमनोज जो होता है आपके पास एक डीऑक्सी, एक आपके पास डीऑक्सी शुगर है, एक आपके पास डीऑक्सी शुगर है। इसमें आपके पास एक ऑक्सीजन कम होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें, एक ऑक्सीजन आपके पास कम है। तो ऑक्सीजन जो इसमें क्या होता है, कम होता है। इस फार्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला में देखें तो उसके कंपैरिजन में इसमें जो आपके पास एक ऑक्सीजन है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपके पास ये हम इसे कार्बोहाइड्रेट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स तो है, बट इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म, सॉरी, बट इसका जो फार्मूला है वो मैच नहीं करता कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला से। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 6 होना चाहिए था, बट इसमें क्या है आपके पास 5 है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बच्चे ए, ठीक है। आगे आपके पास है 73। 73 में देखें, इन द रिंग स्ट्रक्चर इफ द OH ऑन कार्बन 1 इज डाउनवर्ड इट इज कॉल्ड डैश। अगर रिंग स्ट्रक्चर में आपके पास OH डाउनवर्ड है, नीचे है, तो हम इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। आगे देखिए 74 में, 74 में कह रहा है आपके पास इन ग्लूकोज द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। ये भी मैंने बताया हुआ था लेक्चर के अंदर, टोटल 4 होते हैं आपके पास असिमेट्रिकल कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। ये चारों के चारों असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिक का मतलब इनके में आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। आगे देखिए 75 ग्लूकोज इज हाउ मेनी स्टीआइसोमर्स। तो स्टीआइसोमर, सॉरी, स्टीआइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं,
मैंने फॉर्मूला बताया था 2 पावर n का, ये जब आप पुट करोगे तब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं n क्या शो कर रहा था? n आपके पास शो कर रहा था कायरल कार्बन। कायरल कार्बन या हम कहते हैं असिमेट्रिकल कार्बन। तो असिमेट्रिकल कार्बन मैंने लेक्चर में कितने बताए थे? 4 होते हैं। तो 2 पावर 4 जब आप पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 16 आएगा। ठीक है, बेसिकली हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 और देन 16। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन 16 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है स्टीरियोआइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो स्टीरियोआइसोमर्स को हम 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स के अंदर? 2 ग्रुप्स के अंदर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एक आपके पास क्या होता है? एक आपके पास होता है इसके अंदर इनेंशियो इनेंशियोमर्स। चले वेट करें, क्लियर कर देते हैं ना चीज़ों को। स्टीरियोआइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास इसमें आ जाते हैं, 2 क्लास आ जाती है। एक को हम कहते हैं इनेंशियोमर्स और दूसरी क्या होती है आपके पास? हाँ जी, डायाथीरोमर्स। ये 2 क्लास होती है और इनका दूसरा नाम इनेंशियोमर जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं? या आइसोमर्स आपकी अपनी मिरर इमेज होती हैं, मिरर इमेजेस। और ये आपके पास क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेजेस। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक के अंदर। आगे चलते हैं। माल्टोज इज एन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट? तो माल्टोज आपके पास किसके ब्रेकडाउन के दौरान इंटरमीडिएट की तरह प्रोड्यूस होता है, वो आपसे पूछा गया। अमाइलेज एंजाइम आपने सुना होगा। अमाइलेज एंजाइम इन पॉलीसेकेराइड को तोड़ता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। फिर माल्टोज जाकर आगे जाकर किस में टूटता है? ग्लूकोज में। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपने लिया पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड लिया। ठीक है, कोई भी समझ लें पॉलीसेकेराइड, लाइक स्टार्च ले लें। ठीक है, अब स्टार्च को डायरेक्टली तो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक नहीं करेगा, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट बनने से पहले यहाँ पर एक एंजाइम को तोड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम इस पॉलीसेकेराइड को तोड़ता है, किसके अंदर ब्रेक करता है? ये इसको ब्रेक करता है माल्टोज के अंदर। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, आपको बताया गया था अभी। तो माल्टोज के पास आता है एक और एंजाइम जिसका नाम है माल्टेज। ये माल्टेज जो है इस माल्टोज को ब्रेक करता है किसमें? ग्लूकोज में। आगे चलकर एक और भी होता है, हमने पढ़ा था गैलेक्टोज ईटीसी। तो वो चीज़ें उनको अभी छोड़ते, जस्ट समझ लें कि ग्लूकोज भी ब्रेक करता है। तो आपके पास लास्ट जो है वो ग्लूकोज बनता है, बट माल्टोज जो है वो आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं? प्रोटीन और लिपिड तो नहीं है पॉलीसेकेराइड, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। डी ऑप्शन नहीं बनेगा, सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। यहाँ पर बनेगा आपके पास पॉलीसेकेराइड, ये है आपके पास, तो बनेगा बी ऑप्शन। 78 में कह रहा है कि माल्टोज को कॉमनली हम क्या कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज इज कॉमनली फाउंड इन, माल्टोज कॉमनली कहाँ पर मिलता है? ये आपके पास मिलता है जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर। सीड्स में स्टोर्ड स्टार्च जर्मिनेशन के दौरान माल्टोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है। तो ये आपके पास मिलता है जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर। 79 में कह रहा है आपके पास लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड। सो 79 में आपके पास है लैक्टोज, जो आपके पास है वो मिल्क शुगर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? मिल्क शुगर भी हम इसे कहते हैं। 80 में कह रहा है अपॉन हाइड्रोलिसिस काइटिन यील्ड। काइटिन आपको पढ़ाया गया था। तो जब भी आप देखिए काइटिन जो होता है आपके पास इंसेक्ट्स या फंजाई की सेल वॉल में या एक्सोस्केलेटन का कंपोनेंट होता है। ये आपके पास ग्लूकोज का एक मॉडिफाइड डेरिवेटिव होता है। और जब भी आप काइटिन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मिलता है एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन। ये सिन फेडरल ऑलमोस्ट सब प्रोविंस की टेक्स्ट बुक में है। 81 में आपके पास ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू व्हिच लिंकेज। सेलुलोज डाइजेस्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज उसमें आपके पास होता है बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ऊपर करते हैं, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बीटा 1,4 लिंकेज। नेक्स्ट आपके पास है 82, द सेलुलोज एंड काइटिन शो नो कलर विद आयोडीन बिकॉज दे।
सेलुलोज और काइटिन कोई भी कलर शो नहीं करते आयोडीन टेस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि आयोडीन सिर्फ हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे स्टार्च की अमाइलोज के साथ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। बीटा लिंक्ड जो पॉलीमर्स होते हैं वो स्प्लिट चेन होते हैं, वो हेलिक्स नहीं होते, और आयोडीन सिर्फ हेलिक्स के साथ टेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई द सेलुलोज एंड काइटिन स्टिल लाइक कुछ होते हैं। सो इनके पास हम कहते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी होगा कि बीटा लिंक्स होने की वजह से ये टेस्ट नहीं कर पाते आयोडीन से, और जो टेस्ट नहीं कर पाता वो कोई कलर नहीं देता आयोडीन से। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर में कौन सी है? ये पता होना चाहिए आपको। प्लांट सेल वॉल में आपने देखा है मेसिव क्वांटिटी में प्लांट मौजूद होते हैं, और इतनी ज़्यादा अर्थ में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट्स, तो उनमें ज़्यादातर क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो मोस्ट अबंडेंट अगर पूछा जाए नेचर के अंदर तो वो होता है आपके पास सेलुलोज। मोस्ट इंपोर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है आपके पास? ये भी मैंने बताया था आपको, काइंडली अब बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए। 84, 84, 84, 84, 85, 86 और 87, ये सारे सारे के सारे आपको बताने हैं, ठीक है। जी, फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो आपके पास स्ट्रक्चरली सपोर्ट देती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन तो आपके पास क्या होती है? कॉर्डनरी होती है। कॉर्डनरी जो प्रोटीन्स हैं ग्लोबुलर, ये तो नहीं होगा। फाइब्रस प्रोटीन आपको बतानी है कौन कौन सी होती है। हेलिक्स, बीटा हेलिक्स आपके पास सेकेंडरी होती हैं, हेलिक्स लाइक होती हैं। फाइब्रस का बता दें जल्दी से। तक मैं दूसरे आपके पास सॉल्व करवा लूँ इन बच्चों को, आप तब तक ये देख लें। फाइब्रस प्रोटीन आपके पास इसके बारे में बता दें। हाँ जी, चलें देखते हैं। देखिए फाइब्रस प्रोटीन जो होती है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ में होती है? ये बच्चे तो 84 देखें, व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फाइब्रस प्रोटीन। अब सबसे पहले आप देखें अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स रिपीट होके लॉन्ग फाइबर्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अल्फा हेलिक्स को लाइक इस तरह से, या आपके पास अल्फा हेलिक्स होती है ये, और बीटा प्लेटेड शीट इस तरह से आपके पास ये आगे चलकर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं, आपके पास लॉन्ग फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। इनकी फंक्शनल शेप अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये क्या है? ये आपके पास शेप किस में आती है? ये आपके पास आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रक्चर, वो कौन सा होता है आपके पास? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके पास आपके टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं। ये आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक की पॉइंटें आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैंने आपको एक एक पॉइंट लिखवाई थी। जो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स जो मैंने प्रोवाइड किए थे उस टाइम जब सेशन स्टार्ट हुआ था, बच्चे इनरोल हुए थे, तब ये चीज़ें मैंने बताई थी। आगे आपके पास है व्हिच स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबुलर। तो आपके पास ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन में, ठीक है। आगे आपके पास कौन सा है? आगे आपके पास कौन सा है? आगे आपके पास 86, 86 में देखें क्या होगा राइट ऑप्शन। हाँ जी, जल्दी से देख लें 86 में राइट ऑप्शन क्या होगा। ये भी मैंने पढ़ाया था, सारे के सारे मैंने पढ़ाए थे आपको, तभी आपको दिए गए।
पर ऑक्सीडेज की बात कर रहा है, और पर ऑक्सीडेज का हमने मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको बताया था कितना होता है, वो होता है 40 किलो डाल्टन या 40,000 डाल्टन भी हम कहते हैं। थाउजेंड्स होता है, फिजिक्स के अंदर हम उसे क्या कहते हैं, किलो। तो आप 40 किलो डाल्टन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 40 किलो डाल्टन, यानी डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। 87 में कह रहा है, ये आपके पास बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं सारे। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है कैटालिस्ट का वो कितना होता है, ये भी मैंने बताया था, 250 किलो डाल्टन, या आपके पास 2,50,000 डाल्टन होता है। ये ऑप्शन, ये सारे पीटीपी की टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, वहां से मैंने आपको पढ़ाए थे लेक्चर्स में। तो ऑप्टिमम पीएच होती है वो कैटालिस्ट की कितनी होती है, मैंने बताया था। ये जो कैटालिस्ट आपके पास क्या करता है, ये आपके पास बेसिकली एंजाइम है जो एफिशिएंटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ता है। ठीक है, ये इस एंजाइम का काम होता है, और इसके ऑप्टिमम पीएच का होती है, आपके पास होती है 7.6। आगे आपके पास है 89 के काइमोट्रिप्सिन इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन। काइमोट्रिप्सिन प्रीडोमिनेटली कहाँ पर मिलता है? नहीं पता? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो आपके पास दिया गया है ना, ये आपके पास है, वो तो रिमूव कीजिए करें, सही है। अब ये देखें आप यहाँ पर, ये आपके पास जो है पेनक्रियाज, आपके पास क्या है, पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज से क्या आता है आपके पास, पेनक्रियाज से आपके पास आता है काइमोट्रिप्सिनोजिन। क्या आता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन। जब भी जिन आए दैट मतलब, दैट मीन्स वो क्या आपके पास इनएक्टिव है। तो ये काइमोट्रिप्सिनोजिन आता है पेनक्रियाज से, और पेनक्रियाज से होकर कहाँ जाता है, ये आपके पास, ये जाता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है ये, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाकर वो क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, काइमोट्रिप्सिन होती है, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो वापस आते हैं और देखते हैं क्या चूज किया हमने। काइमोट्रिप्सिनोजिन इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन, कहाँ पर मिलता है आपके पास, यहाँ पर ट्रिप्सिन है, जिन नहीं है, ट्रिप्सिन है, तो ये एक्टिव फॉर्म होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। साइनाइड्स आर पोटेंट पॉइजन दैट इनहिबिट, साइनाइड्स ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट एंजाइम जो होता है, हम उसे कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, इसके इनहिबिट होने से सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाती है और डेथ हो सकती है आपके पास। तो साइनाइड एक इनहिबिटर या पोटेंट पॉइजन होता है जो कि इनहिबिट करता है एक एंजाइम को, और उस एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये लास्ट एंजाइम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जहाँ जो हमने बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा था। साइनाइड्स इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय कंबाइनिंग विद डिश, ये आपके पास इस एंजाइम को रोकते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, किसके साथ मिलकर, ये बेसिकली मिलते हैं आयरन के साथ। उस एंजाइम में क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन होता है, उसके साथ कंबाइन करके इसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। आयंस ऑफ हेवी मेटल्स कंबाइन विद द ग्रुप टू ब्रेक डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, सिस्टीन रेजिड्यू, सिस्टीन रेजिड्यू आपने पढ़ा होगा। सिस्टीन रेजिड्यू के थायोल ग्रुप्स हैवी मेटल से रिएक्ट करके प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो होगा कि जो आयंस होते हैं हैवी मेटल्स के, वो कंबाइन होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस का जो पार्ट होता है वो इसके होता है थायोल, इसके साथ बाइंड होते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था फेडरल के टेक्स्ट बुक से। 93 में लिखा हुआ है कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज LDH इज यूज्ड इन डिफरेंशिएटिंग। जो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज होता है, किसमें डिफरेंस करने के लिए यूज होता है, आपको मैंने 4-5 चीजें बताई थी। ठीक है, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम मल्टीपल टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, इसलिए एलिवेटेड मतलब हाई अमाउंट अगर इसका होगा लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज का, तो ये आपके पास क्या करेगा, ये डैमेज करेगा कुछ ऑर्गन्स को, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, लंग की इंजरी हो सकती है, लिवर डिजीज हो सकती है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा चुकी हैं आपको। 94 में आपके पास लाइपेज इज अ मेकर एंजाइम फॉर डैमेज टू। ठीक है, लाइपेज किस ऑर्गन के डैमेज के मार्कर होता है या डैमेज करता है किस ऑर्गन को, देखें, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आपके पास होती है कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल्स इंजरी में, आपके पास CP की लेवल जब बढ़ जाता है तब होती है, तो ये अभी इसके लाइपेज नहीं करवाता। ठीक है, लाइपेज जो आपके पास है पेनक्रियाटिटाइस, आपने एक डिजीज पढ़ी होगी पेनक्रियाटिटिस,
या पेनक्रियाटाइटिस, कुछ भी बोले आप। पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, ब्लड में लाइपेज लेवल सिग्निफिकेंटली हाई होती है। जब इस डिजीज में, जब इस पेनक्रियाटाइटिस के अंदर, इस पेनक्रियाटाइटिस डिजीज के अंदर इस लाइपेज की लेवल बहुत ज़्यादा होती है, तो डिजीज आपके पास ये किसको डैमेज करता है, ये आपके पास डैमेज करता है पेनक्रियाज को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, पेनक्रियाज। 95 में कह रहा है कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज एक मार्कर है, किस ऑर्गन को डैमेज करेगा। तो मैंने अभी भी बताया कि आपके पास ये हार्ट अटैक करता है कार्डियक मसल्स के अंदर। अगर ये आपके पास ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो ये आपके पास मसल सेल को डैमेज करेगा। ठीक है, 96 में कह रहा है द सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने दी है और आपसे कहा गया है कि सेकेंडरी, व्हाट्स दैट, ओके, तो सेकेंडरी वॉल किस से कंपोज नहीं हुई होती, कौन सी चीजें जो सेकेंडरी वॉल में नहीं होती। लिग्निन तो आपके पास होता है, ठीक है, क्यूटीन भी होता है, सेल्यूलोज भी होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक साल्ट्स नहीं होते। ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स मैंने नहीं पढ़ा, ये आपके पास नहीं होते सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। 97 में कह रहा है ऑन एवरेज हाउ मेनी थैलेक्वाइड्स आर पाइल्ड टू फॉर्म वन ग्रेनम। ठीक है, एवरेज कितना थैलेक्वाइड्स मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं, वो आपसे पूछा गया है। 10 है, 20 है, 30 है, 50 और मोर और 100 है। देखिए, ग्रेन और थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के स्टेक होते हैं जो लाइट डिपेंडिएशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये 50 या उससे ज़्यादा आपके पास थैलेक्वाइड पाइल मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, सी। 98 पे क्या कह रहा है, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी दे हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर पोर पर न्यूक्लियस। तो जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी होती हैं, ठीक है, आरबीसी में पर न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियर पोर होते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्होंने चूज किए होंगे 3 to 4 या 30,000 चूज किए होंगे। बट आपको पता है कि आरबीसी तो अन्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं। अगर न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर पोर कहाँ से हुए। तो यहाँ पर आपके पास राइट ऑप्शन होगा डी, 0। सही है, मेच्योर ह्यूमन आरबीसी में आपके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता बेटे, वो ई न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ शुगर केन इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं शुगर केन में, वो आपके पास होते हैं 80। कितने होते हैं, 80 होते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से दिया गया है। लास्ट वन है व्हिच प्रोसेस डिक्रीज द मेंबर सरफेस एरिया। तो कौन सा प्रोसेस है जो मेंबर सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है। देखिए, जब मेंबर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है ना, तो वेसिकल बनता है, और पिंच ऑफ होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ हिस्से सेल के अंदर चले जाते हैं। इससे नेट सरफेस एरिया आपके पास कम हो जाता है। जब आपके पास सेल अंदर की तरफ धंसती है, या आप कहते हैं अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, तब जाकर आपके पास कहते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, एंडोसाइटोसिस, जब वो सब्सटेंस को अंदर की तरफ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक्सोसाइटोसिस के लिए अपोजिट होगा, सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा।